नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण में संस्कृत व्याकरण में एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और वह श्रृंखला है कारक। तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जितने भर हमारे कारक सूत्र चलते हैं उन कारक सूत्रों को हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो कारक सूत्र हैं आपके कहीं न कहीं परीक्षा में आते रहते हैं। नेट की परीक्षा है, कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा है, स्कूल लेक्चरर की परीक्षा है, टीजीटी है, पीजीटी है, सेकंड ग्रेड है। हर स्थान पर आपको इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि कारकों को कैसे पढ़ें। तो देखिए, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं कारक। अब जो कारक हैं उनमें विभक्तियों का भी प्रयोग होता है, इसलिए हम साथ साथ क्या है विभक्तियों को भी पढ़ेंगे। तो देखिए, कारक की जो परिभाषा दी गई है वो क्या दी गई है कि क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जिससे सीधा अन्वय होता है उसको कारक कहते हैं, या फिर क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात जो क्रिया का जनक होता है उसको कारक कहते हैं, अर्थात जिसके बिना क्रिया उत्पन्न ही नहीं हो, अर्थात जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो, वह क्या कहलाता है विद्यार्थियों? कारक कहलाता है। अब देखिए, प्रकरण है हमारा क्या? कारक। अब कारक की परिभाषा दी गई है क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। क्या कहा है? क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। ये परिभाषा दी और इसका अर्थ है क्रिया से जिसका संबंध हो या क्रिया से जिसका अन्वय हो। क्या कहते हैं? क्रिया से जिसका संबंध हो या क्रिया से जिसका अन्वय हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है। दूसरी परिभाषा दी गई है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्या दी है? क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात जो क्रिया का जनक होता है उसे कारक कहते हैं। कई बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि 4-5 परिभाषाएं दे दी जाती हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कारक की परिभाषा कौन सी है। तो आपको इन दोनों परिभाषाओं को ध्यान रखना है विद्यार्थियों। अब देखिए, हम विभक्तियां भी पढ़ेंगे और कारक भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो कारक होते हैं उनमें विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए इस प्रकरण को हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो इसको हम कारक प्रकरण भी कह सकते हैं और विभक्ति भी, इसको विभक्ति प्रकरण भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम दोनों ही चीजें पढ़ रहे हैं साथ साथ। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए, जो बात आती है कि कारक कितने हैं, तो हिंदी है, हिंदी वाले अलग कारक मानते हैं,
संस्कृत है, संस्कृत वाले अलग कारक मानते हैं। तो हमारी जो कारक की परिभाषा थी वह क्या थी कि क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो, क्रिया से जिसका अन्वय हो, या फिर जो क्रिया का जनक हो उसको कहते हैं हम कारक। तो देखिए, क्रिया से सीधा संबंध कर्म का होता, कर्ता का होता है, कर्म का होता है, करण का होता है, संप्रदान का होता है, अपादान का होता है। संबंध का कभी भी क्रिया से संबंध नहीं रहता और ना ही संबंध का क्रिया से अन्वय होता है, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना गया है। और अधिकरण का भी क्रिया से संबंध होता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि संस्कृत भाषा में 6 कारक माने गए हैं। कितने कारक माने? 6। विभक्ति तो 7 ही होती हैं, लेकिन जो कारक हैं वो कितने हैं? 6 कारक माने गए हैं। अब देखिए, हम लिखेंगे कारक और कारक के चिन्ह। तो अब सबसे पहले तो हमको ये लिखना है कि संस्कृत भाषा में छह कारक माने गए हैं। कितने हैं विद्यार्थियों? 6 कारक हैं। आप दूसरी बात ये लिख लीजिए, संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना है। क्योंकि देखिए, जो संबंध होता है, कभी परीक्षा में जब आप प्रतियोगी परीक्षाएं देने जाते हैं तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किसे कारक नहीं माना है। जैसे संस्कृत की परीक्षा दे रहे होंगे तो यही आएगा, निम्न में से कारक नहीं है, निम्न में से किसको कारक नहीं माना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा है, वह संबंध है, कि जो संबंध है उस संबंध को कारक नहीं माना है। अब देखिए, कारक और कारक चिन्ह। विभक्ति कौन सी आती है? सबसे पहले लिखेंगे हम कारक, फिर देखिए कारक चिन्ह, और कौन सी विभक्ति आती है। ठीक है, तो देखिए आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप कर्ता, और कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? ने। और विभक्ति आ जाते हैं विद्यार्थी इसमें प्रथमा। ऐसे ही कर्म, कर्म का चिन्ह होता है को, और विभक्ति आ जाती है द्वितीया। फिर देखिए तीसरा होता है करण। करण को, कर्म का अर्थ होता है से या फिर के द्वारा, और इसमें आ जाती है आपकी तृतीया। फिर देखिए संप्रदान होता है, संप्रदान का जो कारक चिन्ह है वो है के लिए, और इसमें आ जाती है आपकी चतुर्थी विभक्ति अपादान। अपादान का जो कारक चिन्ह होता है से पृथक या अलग, और इसमें आ जाती है आपकी पंचमी। अब देखिए संबंध है, ये कारक नहीं माना है संस्कृत ने, पर फिर भी मैं लिख देता हूं क्योंकि अन्य भाषाएं मानती है। संबंध के जो चिन्ह होते हैं का, की और के, ठीक है, और इसमें आ जाती है आपकी विभक्ति आती है षष्ठी, क्योंकि विभक्ति प्रकरण में तो हम इसको पढ़ेंगे,
लेकिन यहां मैं आपको लिख देता हूं कि कारक नहीं। ठीक है भाइयों, अब इसको संबंध को कारक नहीं माना गया है तो आपको मैंने समझा दिया। फिर देखिए अधिकरण होता है, अधिकरण में चिन्ह होता है में, पे और पर, ठीक है, और इसमें आ जाती है आपकी सप्तमी। अब ये वाक्यों में कैसे पता चलता है, क्योंकि क्रिया से जो जो वाक्य संबंधित होता है, जो जो शब्द आते हैं किसी वाक्य में, और वे जो क्रिया से संबंधित होते हैं, जो क्रिया को सिद्ध करने में सहायक होते हैं, वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया के कारक कहलाते हैं। वे सभी पद जो क्रिया की सिद्धि में सहायक हैं, वे सब कहलाते हैं आपके कारक। अब देखिए जैसे एक वाक्य है कि वन से, क्या वाक्य है, वन से आकर, वन से आकर राम ने सीता के लिए, सीता के लिए लंका में, लंका में रावण को बाण से मारा। अब देखिए ये वाक्य है पूरा, इस वाक्य में कई पद आए हैं। अब जो अनेक पद आए हैं, आप पदों को देखेंगे तो देखिए यहां से शुरू हुआ है वन से आकर, यानी राम वन से अलग हुए, अलग हुए तो अलग होने में कौन सी आती है, अपादान, तो यहां तक तो हो गया आपका अपादान कारक। फिर देखिए आया है राम ने, तो आपको पता है ने है किसका चिन्ह है, कर्ता का, तो ये हो गया आपका कर्ता कारक। फिर सीता के लिए, तो के लिए आता है संप्रदान में, ये यहां तक हो गया आपका संप्रदान कारक। इसके बाद लंका में, तो मैं पे पर अधिकरण का है चिन्ह, तो मैं पे पर, यहां तक लंका में अधिकरण कारक हो गया। रावण को, तो को है कर्म कारक है, तो इस रावण को में कर्म कारक हो गया। और बाण से के द्वारा, ये कर्म कारक है तो ये बाण से में कर्म कारक हो गया, और मारा क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य हमने पढ़ा है, जो भी पद इस वाक्य में आए वे सभी क्या कहलाएंगे विद्यार्थियों, कारक। जितने भी पद इस मारने क्रिया के साथ जुड़े हुए हैं, वे सभी पद इस क्रिया के क्या कहलाएंगे, कारक। तो आज हमने जाना कि क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जिससे सीधा अन्वय होता है उसको क्या कहते हैं, हम कारक कहते हैं। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जो जनक होता है उसको कारक कहते हैं। तो ये कितने कारक माने संस्कृत में, किसको कारक नहीं माना, कौन से कारक का कौन सा चिन्ह है, कौन से कारक में कौन सी विभक्ति आती है, इन सभी पहलुओं पे आज हमने इस वीडियो में विचार किया विद्यार्थियों। और आगे से प्रारंभ करेंगे कारकों को क्रम से, और उनमें कौन सी विभक्ति आती है, उनके उदाहरण सहित हम उन सिद्धियों को करेंगे, विभक्तियों को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।